हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सॉन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़े थे। आज उसी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको मैं आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। देखिए इसमें करना क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक। अब होता क्या है, जब किसी रेक्टेंगुलर स्लैब में कोई लाइट रे आके इंसिडेंट होती है, सपोज दैट ये लाइट रे आके इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, है ना। और ये इसका यहाँ पे नॉर्मल है। लेट्स से कि ये इसका क्या है, नॉर्मल है। अब होता क्या है कि ये लाइट जो है ये थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसको सीधे जाना चाहिए था, यहाँ पे इसको इस तरीके से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन होता कुछ अलग है। क्या अलग होता है? होता यह है कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। अब यहाँ पे जब यहाँ से फिर से ये नॉर्मल, चूंकि ये फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइट रे फाइनल निकलती है वो इससे पैरेलल होती है, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब ये हुआ, समझिएगा। यहाँ पे ये लाइट आके इंसिडेंट हुई, फिर इस पथ पे आई और फिर थोड़ा सा नॉर्मल से दूर गई। लेकिन अगर हम बात करें इंसिडेंट रे की, यानी जो पहले फर्स्ट यहाँ पे जो इसका इनिशियल पथ था और जो फाइनल इमर्जेंट रे का पथ है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। बट देयर आर सम डिस्टेंस, लेकिन कुछ डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी। सो आज हम लोग जो है वो इस फार्मूले, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, उसको डिराइव करेंगे। इससे रिलेटेड 1 और 2 मार्क्स का में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाई स्कूल का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इंटर में है तो पूछने के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्या होता है, ये वाला एंगल आई होता है। ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल आर होता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला, ये क्या बनेगा, तो ये वाला एंगल बनेगा आई माइनस आर। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि वो पूरा आई होगा तो इसमें से ये आर है तो ये आई माइनस आर होगा। ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ाई दे रहा हूँ। पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। लेट से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सो हमें यहाँ पे ये डी सी डी फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि ये कितना शिफ्ट होगा। ये बात क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग निकालेंगे साइन आई माइनस आर। साइन आई माइनस आर, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताइए ये 90 डिग्री है तो सामने हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ए सी। तो दिस इंप्लाइज सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सी डी इक्वल टू आ जाएगा ए सी साइन आई माइनस आर। सो इक्वेशन हम इसको मानेंगे फर्स्ट। अब हमें, लेकिन हमें यहाँ पे ए सी तो मालूम नहीं है, इसकी थिकनेस जरूर मालूम है। लेट्स से कि इसकी थिकनेस है टी, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें मालूम है कि ए बी जो है वो टी के बराबर है। ये बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे। नाउ वी विल कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां से जब हम लोग cos r निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस, दैट मींस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताइए ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज यही बनेगा, क्या बनेगा, सी डी। तो दिस इंप्लाई, या सॉरी यहाँ पे ए सी, ठीक है, ए सी बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे बनेगा ए सी। तो जब हम यहां से हम ए सी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी की वैल्यू क्या है, तो ए बी की वैल्यू है टी अपॉन कॉस आर। टी अपॉन कॉस आर। अब ये वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। सो फाइनल ये फार्मूला आ जाता है इसका, ठीक है, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इंटू
टी क्या है? थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैटर नहीं करता है कितना ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आई और आर मैटर करते हैं, किस एंगल पे गिर रहा है और किस एंगल पर नहीं गिर रहा है, और इसकी थिकनेस क्या है। क्लियर हो गई बात? ओके। सो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए दो ही स्लैब है जो अलग अलग मटेरियल के बने हैं, तो क्या उससे दिक्कत नहीं आएगी? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैटर नहीं यहाँ पे कर रहा है? कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा तो सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू बदल जाएगी। अब आर की वैल्यू बदल जाएगी तो फिर उसके लिए डी बदल जाएगा, है ना? तो वैसे डायरेक्टली यहाँ फार्मूले में नहीं है, बट इनडायरेक्टली आर के फॉर्म में यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैटर कर रहा है। सो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जितने भी फार्मूले बताए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और मे भी इससे भी रिलेटेड एक दो हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, मीन्स टू से जो ए म्यू एक्स है वो है 1.5, एंड मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल वाई यानी ए म्यू वाई ये कितना दिया है? 1.34। सो कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब हमसे ये पूछा है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखा जाता है। यानी जब हम y म्यू एक्स निकालेंगे तो यहां से आएगा a म्यू एक्स अपॉन a म्यू y। अब a म्यू एक्स कितना है? 1.5, और ये क्या है? 1.34। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सो यहाँ पे 1 पॉइंट कितना बचा? 16। सो उससे हो जाएगा 160, और 160 से फिर 1 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1.1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लाइट रे ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी यहाँ पे इन्होंने लेम्डा दिया हुआ है कितना? 5000 एंगस्ट्रॉम। फिर कह रहा है हाउ विल इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चेंज बाय इंटरिंग द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी म्यू इक्वल टू दिया है 1.5। अब अगर आपने पहले, इससे पहले वाला वीडियो देखा हो, तो मैंने ये बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियम के नेचर नहीं होता, वो सोर्स का नेचर होता है। मीन्स टू से लाइट जो है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किसी भी मीडियम में पहुंच जाए, या कोई भी वेव किसी भी मीडियम में पहुंच जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए एयर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमें पता है सी इक्वल्स होता है न्यू लेमडा। सो यहां से न्यू इक्वल्स आ जाएगा सी अपॉन लेमडा। सी की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा की वैल्यू दिए हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 7। तो यहां से आ जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 14। ये बात क्लियर हो गई? अपॉन में 6, मतलब यहाँ पे हमने किया क्या है, इस 8 को ऊपर ले गए, 15 हो गया, 15 में से 14 लिया, एक जीरो यहाँ रख दिया, और इसलिए 5 टाइम्स, सॉरी यहाँ 5 था तो 6 टाइम्स कैंसिल आउट। सो फाइनली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हमें यहाँ पे बात करनी है लेमडा की, तो उसके लिए फार्मूला बताया गया था लेमडा नॉट अपॉन म्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। यहाँ पे हमें एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल हमारा आंसर भी किसमें आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। 1.5 पॉइंट हटाया, जीरो आया, तो यहां से कितना आ जाएगा? 3333.33 इतने एंगस्ट्रॉम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें फाइंड द लेटरल शिफ्ट। अब देखिए यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, कौन सा? D इक्वल्स टी साइन I माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये वाला लगना है। करें लेटरल शिफ्ट बताया, प्रोड्यूस बाय अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एट एन एंगल 30 डिग्री एंड द थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे I की वैल्यू तो दिए है 30 डिग्री, बट R की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बात क्लियर है? ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमें पता है म्यू इक्वल्स होता है साइन आई अपॉन साइन आर।
सो दिस इंप्लाइज म्यू इक्वल्स कितना है 1.45 साइन आई है 30 डिग्री, दैट मीन्स 1/2 इंटू साइन आर। तो यहां से हमें साइन आर जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2.9। 1/2.9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हमें cos r तो मालूम नहीं है, तो हमें यहाँ पे sin r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम sin यहाँ पे r की बात करें तो ये आ जाएगा sin इनवर्स 1/2.9। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम r की वैल्यू प्रॉपर निकाल सकें। तो जब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू काउंट करेंगे तो आएगा 20.18 डिग्री, यानी अप्रॉक्सीमेट अभी हम मान रहे हैं कि ये 20 डिग्री है। ये आर की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे d इक्वल्स क्या होता है, t यानी थिकनेस ऑफ द मटेरियल जो कि है 5 सेंटीमीटर, साइन i माइनस आर। तो i माइनस आर, आई कितना है 30 डिग्री, r कितना है 20 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे 10 और 20 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी है, इसको आपको टेबल से आप देख सकते हैं, आप मोबाइल से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू आप याद नहीं रख पाओगे क्योंकि कौन सा फार्मूला कैसा कौन सा एंगल वहां पे निकले ऐसा कोई श्योर नहीं है। तो अब हम लोग फाइनली सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Karen, the thickness of a rectangular slab is kept inside water, ठीक है, और area of light passing through water is incident on a glass slab at an angle 45 डिग्री। तो कहना if the refractive index of water and glass are this, तो हमें angle of refraction यहाँ पर बताना है। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे हमने मान लिया, ठीक है, कि ये यहाँ पे कोई एक टैब बना दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये हमने एक टैब बना दिया और इस पे मान लीजिए कि वाटर यहाँ पे इस तरीके से ये वाटर सरफेस है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक ग्लास है, इसके अंदर एक ग्लास स्लैब है। लेट से कि चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ना, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि ये मान लिया एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब में होता क्या है कि एक लाइट रे आके इंसिडेंट होती है, और इसका मैं कलर चेंज किए दे रहा हूँ, ये रेड लाइट कर दिया। तो ये आके यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने पर सपोज दैट ये नॉर्मल है ना। नॉर्मल से उसके बाद क्या होता है कि ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी ये क्या होगा, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था स्नेल लॉ के हिसाब से कि साइन आई और साइन आर जो होता है वो होता है μ2 अपॉन μ1, ठीक। अब यहाँ पे μ2 कौन है, मतलब दूसरा वाला कौन है, तो दूसरा है ग्लास और पहला वाला है वाटर। तो साइन आई दैट इज साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू म्यू जी। तो म्यू जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो म्यू जी की वैल्यू है 1.45 अपॉन 1.33। अब यहां से आर की वैल्यू, अगर हम साइन आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1/√2 इंटू 1.33 अपॉन 1.45। सो इसको यहां से हम सॉल्व करेंगे और यहां से r इक्वल्स जो आएगा समझिएगा ध्यान से 133 अपॉन 1.414 इंटू 145। अब कर, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा साइन इनवर्स। क्या लगेगा, साइन इनवर्स। सो आर इक्वल टू साइन इनवर्स। ये वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करने में, देखिए इस जो टॉपिक्स हैं इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा होता है और आपको टेबल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करके कितना आता है। तो जब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 0.65। मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है। आप समझिए जो साइन 30 की वैल्यू होती है, समझिएगा साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, साइन 30 डिग्री की वैल्यू।
अब यहाँ पे है 0.65 मीन्स टू से ये 30 से ज्यादा होगा। तो आप जब यहाँ पे टेबल चेक करेंगे तो आपको मिलेगी कि ये कितने डिग्री की वैल्यू है, ये लगभग लगभग 40.5 की वैल्यू है। कितनी है? 40.5 डिग्री की वैल्यू है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40.5 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, तो कभी भी किसी भी मीडियम में लेकर कोई डाउट नहीं होगा। म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू वो मीडियम होता है जिसमें लाइट जा रही होती है, और म्यू म्यू वन वो मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिससे लाइट आ रही होती है। तो यहाँ पे वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो वाटर हो जाएगा मीडियम वन एंड ग्लास हो जाएगा मीडियम टू। सो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, समझिएगा। A microscope is focused on a stain in the inner bottom of a empty trough। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक empty, ठीक है, एक empty यहाँ पे वो है, बॉक्स मान सकते हैं आप, एक empty बॉक्स है, और इस पे क्या हुआ है कि एक मार्क यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से मार्क बना हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि अभी जो माइक्रोस्कोप का लेवल है वो 1.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस है। मतलब यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप का लेवल मान सकते हो कि यहाँ पर है। टू व्हाट हाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव वन शुड बी फिल्ड थ्रू द फोकस ऑन द स्टेट अगेन। मतलब हमें यहाँ पे कितने सेंटीमीटर तक इसको भरना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसमें कहा क्या जा रहा है, पहले ये समझ लीजिए। कह रहे हैं कि अभी ये पहले लेवल था, अब इसको क्या किया गया है, इस माइक्रोस्कोप को 1.4 सेंटीमीटर मूव करा दिया गया है, ठीक। अच्छा बताइए, ये जब मूव कराया होगा तो सिंपल सी बात है, पहले इमेज यहाँ बन रही थी, उसके बाद फिर यहाँ पे बनने लगी होगी। अब इसको फोकस करने के लिए इन्होंने इसको थोड़ा सा मूव करा के यहाँ पे ले आए। ये बात क्लियर है? तो ये जो मूवमेंट हुआ ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर हाइट तक इसमें दूसरा लिक्विड भर दिया गया है ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.4। तो हमें बताना है कि कितनी हाइट तक इसमें भरा गया होगा। तो समझिएगा, यहाँ पे जो शिफ्ट होता है वो गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी यहाँ पे था, लेवल था, फोकस था, उसके बाद फिर 1.4 सेंटीमीटर इसको ऊपर किया गया है। तो इसका मतलब जितनी इसकी इमेज शिफ्ट हुई होगी उतना ही इसको माइक्रोस्कोप को फोकस करने के लिए इसकी जो पोजीशन है वो चेंज की गई होगी। तो डी इक्वल टू दिया था, यहाँ पे टी कह सकते हैं या एच कह सकते हैं, वो हमें बताना है। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में फार्मूला बताया था क्या, टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू। टी क्या है, तो टी है थिकनेस ऑफ द स्लैब, या कह सकते हैं अगर मल्टीपल वहां पे मीडियम होते हैं तो हम इसको यहाँ पे एच कंसीडर करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.4 इक्वल्स टू एच, यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 1.4। सो दिस इंप्लाइज एच इक्वल्स क्या आ जाएगा, समझिएगा 1.4 इंटू 1.4 अपॉन में 0.4। कैसे? यहाँ पे जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.4 अपॉन 1.4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.94 1.96 अपॉन 0.4। तो यहां से आ जाएगा 19.6 अपॉन 4, दैट मीन्स 4.9 सेंटीमीटर। सो 4.9 सेंटीमीटर तक की हाइट तक हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम को फिल करना पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो मैं यहाँ पे वीडियो पे पढ़ाता हूँ वो सारे वीडियोस अगर आप देखते हैं कंटिन्यूअसली और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, सो आई एश्योर यू कि आप डिफीट नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक से पढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिए।